एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में अवगत कराते हैं, जो अभी हाल ही में हमारे द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में, उच्च न्यायालय जबलपुर में एक पिटीशन दायर की गई थी। और उस पिटीशन में हमने ये मांग की थी कि 29 जून 2021 का जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का एक आदेश था, जो मेरी आरटीआई पर आधारित था, और आरटीआई बेसिकली हमने लगाई थी, और उसमें ये जानकारी चाहिए थी कि रीवा मध्य प्रदेश में गंगेओ जनपद अंतर्गत जो हमारी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत कैथा के तत्कालीन सरपंच के विषय में जो शपथ पत्र दिया जाता है चुनाव के दरमियान, जिसमें उनके चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य जो भी जानकारियां रहती हैं, वो जानकारियां हमें कैसे हासिल हों, और उसके विषय में हमने आरटीआई लगाई थी और वो जानकारी हमने मांगी थी। तो हुआ यूं कि जानकारी तो हमने मांगी, लेकिन वो जानकारी टेक्निकल पेज पर उलझ कर रह गई। अब वो टेक्निकल पेज क्या था, उसको भी हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। हमने आरटीआई तहसील कार्यालय में लगाई, और वहां से पता चला कि उन्होंने संबंधित सीईओ जनपद गंगेओ को अंतरित कर दिया वह आवेदन, और ये कहा कि ये जानकारी आप अपने स्तर से दें। अब साहब वहाँ पे हुआ यूं कि उन्होंने कहा कि ये कोई सक्षम अधिकारी ही दे सकता है, सक्षम न्यायालय के माध्यम से ही ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वो किसी स्ट्रांग रूम या कैसे वो रखी हुई है, और वो जानकारी आम पब्लिक के उसमें नहीं है। तो फिर इसके बाद हमने उसकी प्रथम अपील में भी कोई सार्थक निराकरण नहीं निकला। तो फिर हमने इसके बाद द्वितीय अपील सूचना आयोग में हुई। सूचना आयोग में इसकी सुनवाई हुई 29 जून 2021 को। सुनवाई के दौरान जब इसमें ऑर्डर हुआ, ऑर्डर में जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया, जो संबंधित तहसीलदार मनगमा थे, जो इसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उनको जानकारी देने के लिए कहा गया। अब वो जानकारी हमें मिली, और साथ में हमने उनसे ये भी मांग की सूचना आयोग में उसी समय कि भाई 23,922 पंचायतें हैं, और इतनी पंचायतों में यदि हर कोई आरटीआई लगाता है, मान के चलिए कि एक भी आरटीआई लगती है, सिंगल आरटीआई है ना, मतलब आप सिंगल की तो बात मत करिए, क्योंकि इसमें जैसे कई सारे लोग आरटीआई लगाते हैं, तो यदि इतनी सारी आरटीआई लगती है, तो सोचिए कि लोक सूचना अधिकारी और जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, और फिर अंत में ये मामला रिजॉल्व नहीं हुआ, और नहीं होगा क्योंकि आरटीआई का तो कोई जवाब देता नहीं है, तो सूचना आयोग में जाने लगेगा। तो कम से कम यदि एक पंचायत से एक भी आरटीआई लगती है तो 23,922 आरटीआई हो गई, और 23,922 आरटीआई यदि राज्य सूचना आयोग में जाए अपील में सुनवाई के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रिसोर्स का, जनता के कितने टैक्स के पैसे का कितना रिसोर्स का वेस्ट होगा। तो हमने कहा कि भाई ये जानकारी धारा 4 के तहत सार्वजनिक की जानी चाहिए, और ये जानकारी धारा 4 के तहत सार्वजनिक की जाएगी, किसी वेब पोर्टल पर रख दी जाएगी, तो वहां से हर व्यक्ति जिसको जो जानकारी चाहिए वहां से उठा लेगा, वो शपथ पत्र सहित ये सारी जानकारियां हमने मांगी। तो सूचना आयोग ने वो जानकारियां सार्वजनिक करने के आदेश दे दिए, जीएडी को दिए, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन को दिए, संबंधित संभाग आयुक्त जो रीवा के हैं, और जिला कलेक्टर को दिए, जो जिसके कार्य क्षेत्र और परिक्षेत्र की जो बात आती है उनको इसको निर्देशित किया, और चुनाव आयोग को मुख्य रूप से दिए निर्देश की आदेश दिए कि आप ये जानकारी साझा करें, क्योंकि काफी कुछ ऐसी जानकारी तो पहले से ही साझा करने के लिए जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने कहा है, क्योंकि आप एमपी की जानकारी साझा करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आप जानकारी साझा करते हैं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रतिनिधि की करते हैं, है ना, एमएलए की करते हैं, तो फिर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की भी करिए, ये उनका निर्देश था। लेकिन उस निर्देश का पालन 2015-16 के बाद नहीं हुआ। निर्देश क्या, पूरा आदेश ही था, सर्कुलर जारी थे। तो इस विषय पर फिर हमारी आरटीआई के बाद मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह जी ने आदेश दिया 29 जून 2021 को। उनके आदेश का पालन नहीं हुआ, तो हमने 1-2 रिप्रेजेंटेशन देने के बाद फिर हाईकोर्ट जबलपुर में, माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगा दी, जिसमें माननीय जो चीफ जस्टिस हैं और जो जस्टिस साहब हैं, 2 लोगों की युगल पीठ ने इस पर एक नोटिस जारी किया है, और इसके बाद ये जानकारी सार्वजनिक हो रही है।
अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब ये जानकारी आप स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि ये जानकारी आप पोर्टल पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से इसको देखना प्रारंभ करिए। मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से जा रहा हूँ और ये जो है शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन। स्क्रीन में शायद आपको कुछ दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पर आपको लिखूंगा, आप ये देखें। पहले मैं हिंदी फॉन्ट को इंग्लिश में चेंज कर लूँ। MP लोकल इलेक्शंस, इस तरह से आप MP लोकल इलेक्शंस यहाँ पे लिखिए। अब जब आप ये इंटर करेंगे गूगल में तो देखिए क्या स्क्रीन आती है। ये आ गया इसकी वेब पोर्टल, MP स्टेट इलेक्शन कमीशन का MP लोकल इलेक्शंस government.in करके। इसको अपन क्लिक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके, आपको दिख भी रहा होगा। अब जब हमने इसको क्लिक किया तो ये देखिए इनका वेब पोर्टल इस तरह से आ गया। ठीक है, ये इनका वेब पोर्टल है, बहुत सारी जानकारियां हैं। और इसी पोर्टल पर आप देखिए आपके राइट साइड में जो टैब हैं, तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अभ्यर्थियों के सार पत्र। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, आपके लिए इसको बड़ा कर देता हूँ। अभ्यर्थियों के सार पत्र, देखिए ये लिखा हुआ है, ये अभ्यर्थियों के सार पत्र। बच्चों यहाँ पे हल्ला मत करना, मीटिंग चल रही है। अभ्यर्थियों के सार पत्र जिला पंचायत सदस्य का है, अभ्यर्थियों के सार पत्र जनपद सदस्य का है, अभ्यर्थियों के सार पत्र सरपंच का है। ठीक है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये इनके सार पत्र यहाँ पे होगा। जैसे उदाहरण के लिए अब हम जानना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं कि सरपंच का सपोज करिए, है ना। सरपंच का हमने क्लिक किया, सरपंच का क्लिक किया तो ये डिटेल्स वेब पोर्टल पर आ गया। पहले आप जिले का नाम जिला सेलेक्ट करिए। उदाहरण के लिए हमारा रीवा है, ठीक है ना, रीवा हमने सेलेक्ट किया। विकास खंड फिर हम गए, सपोज करिए हम अपने गंगेव में जाना चाहते हैं। फिर ग्राम पंचायत का नाम हम चले गए अपने, सपोज करिए हमारी स्वयं की ग्राम पंचायत जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारी ग्राम पंचायत कैथा है, हमने यहाँ पे गए और ये कैथा हमने सेलेक्ट किया। फिर सर्च में हम गए, सर्च में जाने के बाद में ये टोटल एक रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, रीवा, गंगेव, कैथा, चौरसिया, साकेत, कमलेश्वर साकेत, महिला, डाउनलोड करें, इस तरह से, है ना। ये सिर्फ एक है, हालांकि इसमें 6 अभ्यर्थी थे, लेकिन ये जानकारी आप देख सकते हैं कि अभी इनकी पूरी नहीं हो पाई है, आधी अधूरी जानकारी। हाई कोर्ट की नोटिस के बाद ये रातों रात कर रहे हैं, तो चूंकि अभी इतना फास्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से इनकी व्यवस्थाएं हैं। अभी आधी अधूरी जानकारी। डाउनलोड करें, डाउनलोड में क्लिक करें। तो डाउनलोड में आपने क्लिक किया तो ये अब चौरसिया साकेत का ये सार पत्र आपके सामने आ गया है। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का सार पत्र। हालांकि हमने इसमें सूचना आयोग में शपथ पत्र के साथ सार पत्र की बात की थी, क्योंकि शपथ पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप जानते हैं। पर ये जानकारी इन्होंने सिर्फ सार पत्र की अपलोड की है। अभी हम इसमें मांग करेंगे माननीय कोर्ट से कि इसमें आगे वो आगे भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जिससे आधी अधूरी जानकारी ना रहे, पूरी जानकारी रहे। अब देखिए इसमें आपराधिक मामलों की कुल संख्या न्यायालय में जिसमें सिद्ध दोष ठहराया गया हो, आपराधिक मामलों की संख्या जो न्यायालय में विचाराधीन हो, इनका निरंक है, तो इस तरह से आ गया है ना। अभ्यर्थी द्वारा क्या शासकीय या पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो अतिक्रमित भूमि का रकबा और आवासीय परिसर में प्लस शौचालय वगैरह जो फलाना ढिकाना, इसमें सारी चीजें हैं। फिर इनके पैन की जानकारी है। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, चल अचल संपत्तियों और देनदारियों का समग्र विवरण। तो इसमें देखिए आ गया अभ्यर्थी का चल संपत्ति कितनी है, अचल संपत्ति कितनी है, बैंक वित्तीय संस्थाओं का ऋण कितना है, कुल सरकारी शोध रुपए में कितना है। तो अभ्यर्थी का जैसे इन्होंने 1,05,000 लिखा है, अचल संपत्ति इन्होंने 1 लाख लिखी है, पति के नाम पर इन्होंने 23,000 लिखा है, और अचल संपत्ति इन्होंने 2,50,000 लिखा है। इस तरह से इनका लिखा है। हरिजन लोग रहते हैं तो ज्यादातर तो इनके पास आवास भी के लिए भी जगह नहीं रहती है, तो भी समझ सकते हैं कि इनके पास क्या रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति भी रहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है। सपोज करिए कि जैसे इसी का उदाहरण लेते हैं, इसी में इन्होंने कोई गलत जानकारी दी, है ना। ये कह रहे हैं कि चल संपत्ति इनके पास मात्र इतनी है, पत्नी के नाम इतनी है, और ये आश्रित के नाम पर बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अचल संपत्ति भी ऐसे ये बता रहे हैं। लेकिन सपोज करिए ये जानकारी यदि गलत है ना, यदि ये जानकारी गलत है और इन्होंने इनका सपोज करिए 10 लाख की संपत्ति है, लेकिन इन्होंने 1 लाख यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो इस पर यदि कोई कार्यवाही करवाना चाहता है तो ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के ऊपर वो कार्यवाही करवा सकता है कि वो झूठा गलत हलफनामा देकर ये
भ्रामक करने वाली जानकारी देकर ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे। भले ही वो नहीं जीते, लेकिन जिन्होंने दिया हुआ है तो इस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। कोई झूठा हलफनामा देना, झूठा शपथ पत्र देना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, आप जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी जानकारी अब यहाँ पे आसानी से मिल रही है। ठीक है, अब हम वापस इसमें वापस हम आपको जाते हैं इसके MPSC के पोर्टल पर, और उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि, हालांकि मैं इसको यहाँ से देख भी सकता हूँ कि आप लोग इसको देख पा रहे हैं कि नहीं। कि मैं स्वयं जा करके देखते हैं जो लाइव चल रहा है, उससे हमें समझ में आएगा। हाँ ठीक है, तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये अब यहाँ पे अपन आएंगे, इसको देखिए रीवा में ही हम हैं, गंगो की कोई और ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए टॉप नंबर पे कौन सी है वो देख लेते हैं। दादर कोठार इसमें लिखा हुआ है पहली ही, इसको हम सर्च करते हैं। दादर कोठार गंगो में हमने सर्च किया तो देखिए अब इस पंचायत में अभ्यर्थी टोटल कितने थे, 10 अभ्यर्थी थे। तो आप देख सकते हैं कि इस पंचायत के 10 अभ्यर्थियों की जानकारी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर इस पंचायत के 10 अभ्यर्थियों की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितेंद्र तिवारी, रामरूप मिश्रा, अनिल सिंह, ब्रजेश कुमार यादव, कृष्णपाल सिंह, नेहा मिश्रा, सीताराम मिश्रा, रामान सिंह, शिवम सिंह, अशोक कुमार, इस तरह से 10 इसमें अभ्यर्थी हैं। तो अच्छा है, यहाँ पर पूरे अभ्यर्थियों को आगे आगे किसी भी एक अभ्यर्थी का जैसे टॉप लेवल पर ही पहले में डाउनलोड कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो ये इनका ही आ गया है ना, और ये आप यहाँ से इनका देख सकते हैं। हाँ कहाँ था ये फाइल जितेंद्र तिवारी दादर, हाँ इनका 2 पन्ने का इनका भी होगा, क्योंकि सरपंचों का ज्यादातर 2 पन्ने का होता है। तो ये है इनका, और ये संपत्ति वगैरह का भी इनका विवरण है। 1,40,000, फिर पत्नी के नाम पर 2,39,000, अचल संपत्ति 50,000। एक चीज और आपने यहाँ पे देखी होगी, अब ये जानकारी देखिए, ये जानकारी अपठनीय है ना, ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्या है। तो इन्होंने क्या किया है कि अपने मोबाइल से इन लोगों ने मोबाइल कैमरे से फोटो लेकर के, ब्लर्ड जिसे कहते हैं, ब्लर्ड इमेज लेकर के उसको PDF में कन्वर्ट करके इन्होंने डाल दिया, इसलिए साफ नहीं आ रही है। ये हमारी कोर्ट से इसमें भी अगली मांग रहेगी, कल ही सुनवाई हो रही है, तो हमारे अधिवक्ता श्री नित्यानंद मिश्रा जी के माध्यम से भाई ये जानकारी तो पहली आधी अधूरी आप दे रहे हो, दूसरी बार ये ब्लड साफ नहीं है तो ये जानकारी किसी के काम की नहीं है। ये जानकारी यदि हम निकालते भी हैं, इनकी कोई गड़बड़ी पकड़ी भी जाती है, तो यदि हम इसको कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहते हैं या किसी की शिकायत करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो कहेंगे कि अपठनीय है, क्लियर नहीं है। तो फिर ये जानकारी धारा 4 के तहत सार्वजनिक करने का औचित्य क्या हुआ कि फिर हम यदि हमें वापस यदि RTI लगा करके ही ये जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, तो मतलब ये सार्वजनिक करने का कोई औचित्य नहीं निकला। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जानकारी साफ सुथरी होनी चाहिए, और जो जानकारी हमें चाहिए वो जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब इसमें आगे हम आ जाते हैं MP स्टेट इलेक्शन कमीशन में, कहाँ थे हम, हाँ इसमें जैसे जिला पंचायत में आ जाइए, अभ्यर्थियों का जिला पंचायत, तो इसमें देखिए किस तरह से कॉलम होते हैं। इसी तरह से आप जनपद का भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको कुछ कुछ करके दिखाते हैं जिला पंचायत का। अब निर्वाचन का चयन करें, यहाँ पे निर्वाचन का चयन करें तो आम निर्वाचन 2022 है। फिर इसमें जाए चरण 1, 2, 3, चलिए 3 में हम जाते हैं। जिले 2 में चलिए चलते हैं, 2 चरण में जिले का चयन करें, तो जिले का चयन जैसे हम जाते हैं रीवा में ही जाते हैं। जिला पंचायत के वार्ड का चयन करते हैं, चलिए वार्ड क्रमांक 17 में जाते हैं, और इसको हम जानकारी देखें, क्लिक करते हैं, जानकारी देखिए, जानकारी देखें हम क्लिक करें किए तो ये सारी जानकारी आ गई है ना। ये कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके पहले जानकारी क्या हम लोगों को मिलती थी इतनी आसानी से, कौन अभ्यर्थी ने क्या शपथ पत्र दिए हैं, क्या चल अचल संपत्ति, वो नहीं मिलती। देखिए इसमें कौन कौन से प्रत्याशी है, अंशु यादव, पिता पति रण बहादुर यादव है ना, पति रण बहादुर यादव, गेंदू उर्फ गेदुआ, पति रामराज, रागिनी बिंदेश कुशवाहा, पति बिंदेश कुशवाहा, रामवती पटेल, पति जगदीश पटेल, सविता धर्मेंद्र पटेल इटहा, पति धर्मेंद्र, सुनीता प्रदीप पटेल,
पति प्रदीप, विभा उमाशंकर पटेल, पति उमाशंकर करके इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सारे जो मंदिर में लड़के इकट्ठे हो जाते हैं तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं तो उनकी नॉइज कैच कर रहा था तो उनको थोड़ा शांत किया। फिर विभा उमाशंकर पटेल, पति उमाशंकर, ये देखिए, चलिए मैं इन्हीं का देख लेता हूँ, एक उमाशंकर विभा पटेल का देख लेता हूँ। अब देखिए विभा पटेल का हमने खोला ये, हालांकि ये हम देख रहे हैं कि ये जो है अच्छा 2 पन्ने का यहाँ भी है ना, ये भी कुछ आधी अधूरी जानकारी समझ में आ रही है। अब इसमें आप देखिए इनका आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में तो इसमें निरंक है, हालांकि महिलाओं के ऊपर कम ही आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, ज्यादातर पुरुषों के ऊपर होते हैं, चाहे वो फर्जी तरीके से ही क्यों न दर्ज करवाए जाए। तो अब सचल अचल संपत्तियों और देनदारियों का समग्र विवरण में यहाँ पे देखिए। अब इनकी अभ्यर्थी यानी कि जो विभा पटेल जी हैं उनकी चल संपत्ति कितनी है, 15,70,989 उन्होंने चल संपत्ति अपनी दर्ज की है। अचल संपत्ति उनकी 36 लाख रुपए दर्ज की है, ठीक है। उनके पति के नाम पर चल संपत्ति 32,94,850 दर्ज की है। अचल संपत्ति कितनी, 2,30,00,000 रुपए। और बैंक वित्तीय संस्थानों में कुल ऋण या शोध में इन्होंने 2,50,00,000 रुपए। आश्रित के ऊपर 10,68,000 पहला आश्रित, अचल संपत्ति 50,000, तो दूसरा आश्रित 2,88,500 और अचल संपत्ति 50,000। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये इतनी जानकारी आपको मिल गई यहाँ से। अब बाकी कहाँ से आपको ये जानकारियां मिलती हैं? ये जानकारी आज पब्लिक पोर्टल पर साझा नहीं होती। अब किसी को ये लगता है कि ये जानकारी गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है, तो ये यहाँ से पोर्टल से सीधे इनका शपथ पत्र उठा करके और इनकी जो भी डिटेल्स इन्होंने दी है उससे कहीं से मैच करके, वेरीफाई करके या इकट्ठा करके यदि इन्होंने गलत दिया हुआ है हलफनामा तो इनके विरुद्ध कार्यवाही भी करवाई जा सकती है। तो कितना आसान हो गया ये देखिए, आरटीआई कानून से ही संभव है। पारदर्शिता का कानून, सूचना का अधिकार कानून, जो आरटीआई कानून है, वो जनता को, आम जनता को सशक्त बनाता है। इससे आप देश में व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सकते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। देश में मतलब ऐसे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम लगेगा। जानकारियां आपके सामने आ जाएंगी तो आपको ये पता चलेगा कि वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, भविष्य में। अच्छा, एक चीज और भी हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे, वो दिमाग से उतरा जा रहा था। जैसे मान लीजिए अब इन्हीं ने, जिला पंचायत सदस्य ने ही, इन्होंने अपनी करोड़ों की ये जायदाद का इन्होंने डिक्लेरेशन किया है। अब यदि यही बात 5 साल के बाद इनका यदि गैर अनुपातिक तरीके से इनकी संपत्ति बढ़ती है और आपको पता है कि यहाँ इनकी संपत्ति बढ़ी हुई है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, आप उसकी कार्यवाही करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में हो गया कि भाई यदि पंचायती भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी भी व्यक्ति ने कुछ अर्जित किया हुआ है और जो सार्वजनिक कार्यों के लिए जो राशि आ रही थी वो व्यक्तिगत निजी हित के लिए उसका दोहन किया गया है, तो उससे आप उसके ऊपर कार्यवाही आप करवा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है मतलब ये लोकतंत्र में। और मध्य प्रदेश के लिए हमें लगता है कि ये वरदान साबित होगा। इसमें सभी क्षेत्र के जो एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको लग करके इसमें काम करने की भी जरूरत है। वो इसको देखें कि कैसे वो इसको सुचारू रूप से हर जिले में लागू करवा सकते हैं। हमने आपको वेब पोर्टल बता ही दिया है, गूगल में जाइए, MP लोकल इलेक्शंस डालिए। और एक बार मैं पुनः आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए MP लोकल इलेक्शंस, लोकल इलेक्शन करके आप सर्च मारिए और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहला ही mplocalelection.government.in आ जाएगा, MP स्टेट लोकल इलेक्शन। इसको क्लिक करिए। आपने इसको क्लिक किया, पंचायत यानी लोकल इलेक्शन का पोर्टल आ गया। फिर आप इसको डाउन करिए और फिर यहाँ पे आप अपने लेफ्ट साइड में लेफ्ट जो आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल है उसके लेफ्ट साइड में एकदम देखिए जो टैब बने हुए हैं, इसमें 3 टैब बने हैं, पंचायत हाँ 3 टैब बने हुए हैं। थोड़ा सा मैं और नीचे आ जाऊँ, हाँ 3 टैब बने हुए हैं। अभ्यर्थियों के सार पत्र जिला पंचायत सदस्य, अभ्यर्थियों के सार पत्र जनपद, और बड़ा मैं कर देता हूँ एक बार फिर फाइनली चलते चलाते मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ताकि आपको भूले नहीं। अभ्यर्थियों के सार पत्र जिला पंचायत सदस्य आप देख सकते हैं, अभ्यर्थियों के सार पत्र जनपद सदस्य, अभ्यर्थियों के सार पत्र सरपंच। तो हमने जिला पंचायत और सरपंच का देख लिया।
अब हम एक बार इसका भी देख लेते हैं, जनपद का भी। तो यहाँ पे निर्वाचन आप चयन कर लीजिए, आम निर्वाचन 2022। चरण कोई भी, जैसे दूसरा चरण आप देख लीजिए, जिले का चयन कर लीजिए आप। अपने रीवा में ही आ जाइए, क्योंकि मैं रीवा में बैठा हुआ हूँ तो अधिक आसान होगा यहाँ से आइडेंटिफाई करना जनपद का। तो जनपद अपना गगेव है। और जनपद पंचायत का वार्ड ले लीजिए, वार्ड कोई भी एक वार्ड हो जाए। चलिए हम चौथा वार्ड ही लेते हैं। चौथा वार्ड किसका है देख लेते हैं। चौथे वार्ड में यहाँ पे देखिए 2 लोगों का इसमें दिखा रहा है। कौन कौन से हैं ये? विश्राम कोल और प्रीति देवी कोल है ना, इन दोनों ने चुनाव लड़ा था। इनका आप शपथ पत्र, जैसे विश्राम कोल का लेना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड कर लीजिए। देखिए इनका 2 पन्ने का एक सार पत्र इनका भी आ गया, जिसमें इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जैसे यहाँ पर है तो नहीं है, निरंक बता रहा है जो महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी चीज इनकी होती है क्या? चल अचल संपत्ति। अब देखिए, अब इन्होंने चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है ये हर जगह निरंक भर दिया है ना, विश्राम को। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि निरंक ही होगा, क्योंकि अक्सर हरियाणा आदिवासी जो गाँव से लड़ते हैं इनके पास तो बसने टिकने के लिए भी जमीन नहीं रहती है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं, कुछ तो होता है, किसी का मोटरसाइकिल होता है उसके नाम पर, किसी के पास कुछ मकान होता है, कहीं भी रहते हैं, तो ये निरंक नहीं हो सकता। तो इन्होंने ये जो निरंक तमाम लिखा हुआ है गलत जानकारी लिखी हुई है। अब कोई यदि इसी शपथ पत्र को, सार पत्र को निकाल करके ये शिकायत कर दे और ये बता दे कि इनकी ये पास मोटरसाइकिल है साहब, इनके पास 5 डिसमिल की जमीन है जिसमें इनके नाम पर है, जिसमें इनका 5 लाख का मकान बना हुआ है ना, तो चल संपत्ति भी है, अचल संपत्ति भी है। यदि इनके आश्रितों के पास भी मोटरसाइकिल वगैरह कुछ है या ऐसी चीज है बच्चों के पास उनके नाम पर या कुछ संपत्ति है, तो उसकी भी तो इनके ऊपर कार्यवाही हो सकती है गलत शपथ पत्र, गलत जानकारी देने के लिए। तो हालांकि ये जीते ना हो या जो भी है, लेकिन आज स्थिति ये है कि यदि अभ्यर्थी के तौर पे भी इन्होंने गलत एक जानकारी दी हुई है तो ये जांच के दायरे में आ जाते हैं। तो लोगों को ये गलती नहीं करनी चाहिए, अपना फॉर्म भरने के लिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक और बैठ करके सोच विचार करके भरना चाहिए उस फॉर्म को, नहीं तो इसमें वो उनके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीजें। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। और ये महत्वपूर्ण जो एक जो नोटिस जारी हुई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो हमारी याचिका पर थी, श्री नित्यानंद मिश्रा जी अधिवक्ता हैं, इसके केस को जबलपुर में डील कर रहे हैं, और माननीय सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी के आदेश पर हमने जो पालन नहीं हुआ था उस पर हमने याचिका लगाई हुई थी, उसी के विषय में था। तो आप एमपी में अपने जनप्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के विषय में वो समस्त जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जहां भी जो कोई गड़बड़ी है, जैसे आप देख रहे हैं अपने स्टेट में, आप अपने जिले में जाएं, अपने ब्लॉक में जाएं, पंचायत में जाएं, कुछ गड़बड़ी है तो इसके विषय में आप तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को लिखिए, जो एमपी लोकल इलेक्शंस के उनके एड्रेस है, कि यहाँ पर ये जानकारी आपने अपर्याप्त दी है, अपूर्ण है, पूरी नहीं है, ब्लर्ड इमेज है, क्लियर नहीं है, इसको वो करिए। तो इससे क्या होगा कि ये निरंतर सुधार होता जाएगा। और इसमें आप ये भी इनसे मांग कर सकते हैं कि सब कोई पत्राचार करके या आप इसमें इनका शपथ पत्र भी डालिए, और अन्य जो भी इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, एज से रिलेटेड भी जो मैटर इसमें रहते हैं, जो दस्तावेज रहते हैं, उनको भी इसके साथ में अपलोड किया जाए, तो ये जानकारी कंप्लीट आ जाए, जिससे कंप्लीट पारदर्शिता हो, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। अभी क्या है कि एक तरह से पार्शियल ट्रांसपेरेंसी है, पार्शियल ट्रांसपेरेंसी इज नॉट गुड, वी नीड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो जिस क्षेत्र में भी हो कार्यवाही तो बेहतर हो। इसमें आगे सुनवाई कल है माननीय हाई कोर्ट में जबलपुर में, आगे जो भी प्रक्रिया होगी हम आपको इसके विषय में अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।